मेरे साथ इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता मदन सैनी जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शुरुआत करूंगी चूँकि बीती रात पटना के पास मर्डर हो गया एक बालू कारोबारी का। बताया जाता है कि वो माफिया रहे हैं लंबे समय से, लेकिन ये जो मर्डर हुआ है बिहार सरकार पर एक बार फिर सुरक्षा को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग को स्वीकार करते हैं कि ये घटना घटी है और इसी तरह का घटना आपके भी जानकारी में है कि एक सप्ताह पहले भी घटी थी और उसमें भी उसका उद्भेदन भी हो गया। जो लोग शामिल थे उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। इसमें भी जो लोग शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। और जैसा कि आपने खुद भी बताया है, स्वीकार किया है कि ये आपसी रंजिश का वजह भी हो सकता है और बालू माफिया या बालू कारोबार से जुड़ा हुआ ही लोग हैं। तो हत्या हुई है, इसका भी बहुत जल्द उद्भेदन भी होगा और गिरफ्तारी भी होगा और प्रशासन पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इस तरह का घटना नहीं हो इसके लिए लगातार जो है सो पुलिस प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है। हम लोग को भरोसा है पुलिस पर। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 20 साल से अपराध पर जो है नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं और नियंत्रण लगा भी है। और यही वजह है कि जो पहले के दौर में जितने घटनाएं होती थी या घटना होने के बाद भी खुला घूमते थे लोग, आज वो स्थिति नहीं है। बहुत सुधार हुआ है। हम लोग को भरोसा है पुलिस प्रशासन इसमें और सुधार करेगी। सर, ये सवाल इसलिए मैं इस सवाल में आगे जाना चाहूँगी क्योंकि थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि वो जो बालू माफिया है उसको वो किसी राजनीतिक संरक्षण में था। तो सवाल ये है कि राजनीतिक संरक्षण की जब बात होती है तो क्या इस संरक्षण के तहत मर्डर हो जा रहा है बिहार में? गैंग वॉर के बारे में उन्होंने कहा, बीजेपी की तरफ से जो बयान आया, तो क्या गैंग वॉर इतना खुलेआम हो रहा है बिहार में और पटना में, राजधानी पटना में? तो फिर सरकार और सुरक्षा कहाँ है? इस सरकार का तो जिम्मेवारी है, चाहे वो किसी भी तरह का हत्या होता है या अपराध होता है, उस पर नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेवारी है। और 15 साल के शासन में हम इसको पीछे ले जाना चाह रहे हैं। आपके प्रश्न पर 118 नरसंहार हुए थे, तो 15 साल में 180 महीना में अगर 118 नरसंहार हुए तो फिर सरकार की तो जवाबदेही ख़त्म होगी। चाहे वो किसी की भी हत्या हुई हो, किसी ने भी किया हो, सरकार का पहला कर्तव्य बनता है, काम बनता है कि वो अपने जनता का हिफाजत करे। और जो सरकार जनता का हिफाजत नहीं कर सकता है उसको जो है सरकार में रहने का कोई हक नहीं। और यही कारण है कि लालू जी के राज को समाप्त किया गया, जनता ने उस पर से भरोसा खो दिया। हमारी सरकार का यही खासियत है कि यहाँ कोई भी तरह का अगर अपराध होता है, अपराधी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो या किसी नेता के संरक्षण में हो, उसको कोई सहायता नहीं दिया जाता है। और यही कारण है कि अपराधी को 100 बार सोचना पड़ता है। हाँ, इस बीच में जो घटना घटी है वो सबके सामने है और जो उस पर रिजल्ट आया है वो भी आपके सामने में है। अभी खेमका जी का जो हत्या हुआ था वो भी उद्भेदन हो गए हैं। हाँ, हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं आपसी रंजिश भी होता है। इसमें कहीं, हाँ, रही बात व्यापार करने के लोग स्वतंत्र है, लेकिन उसमें माफियागिरी का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ वर्चस्व की लड़ाई होती है और वर्चस्व के कारण इस तरह की घटना घटती है। उस पर जो है पुलिस प्रशासन अंकुश लगाती है और आगे भी लगाएगी। एक सवाल है कि तेजस्वी की सभा में शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगे, क्या है ये? देखिए, सब नारा लगाने वाला जाने और जिनके मंच पर नारा लगता है वो जाने। और हम लोग तो इतना जानते हैं कि वो जब जीवित थे उस समय भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे। दोनों जो नेता हैं जिनके नाम आप ले रहे हैं, तो जब वो जीवित थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया होगा, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, जनता का भरोसा था, समर्थन था। तो आज उनका नारा लगे नहीं लगे उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता अब उस दौर को दोहराना नहीं चाहती है। बिहार के सीमांचल में अगर आप जाएंगे तो ये खबर आई कि किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, इन सब ज़िलों में आधार का जो प्रतिशत है ये 121% है। मतलब अगर 100 लोग हैं वहाँ तो 121 लोगों का आधार बन गया, 123 लोगों का आधार बन गया है।
ये कैसे हो गया? आप तक जानकारी पहुंची है? नहीं नहीं, ये तो कई दिन से हम लोग भी देख रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा तो आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अररिया में आवेदन किए हैं इस 3-4 महीना के अंदर में। तो ये तो बड़ा मामला है ही, और विपक्ष को तो ये भ्रम है ना, और जानकारी का अभाव भी है कि उनको लगता है जो इतना बड़ा संस्था है, देश में चुनाव कराती है, प्रदेश में चुनाव कराती है, और उनको संज्ञान में मामला नहीं जाएगा। और फर्जीवाड़ा है तभी तो ये चल रहा है ना। बट सर, सवाल तो प्रशासन पे है ना कि कैसे बन गया? 100 लोगों में 121 आधार कार्ड बन कैसे गया पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में? आवेदन करते होंगे आरटीपीएस काउंटर से हो या अन्य जो माध्यम है, कोई भी आधार या मतदाता सूची में नाम जोड़ना या कोई भी सरकार का योजना का लाभ लेने के लिए जो सही तरीका है उसको अपनाते हैं लोग। लेकिन उसमें फर्जी मतदाता हो गए तभी तो आधार कार्ड इतने ज्यादा बन गए। एक एक लोगों का जांच करके और तब जो है इशू करना, तो कहे ना प्रखंड स्तर पर तो निचले स्तर पर इसमें लोग उतना ध्यान नहीं देते होंगे, इसलिए तो ये मामला उजागर हुआ है। और फिर चुनाव आयोग जो इतना बड़ा कदम उठा रहा है उसके पीछे तो बहुत बड़ा कारण होगा, उनको भी जानकारी में होगी। और जो ये हो रहा है इसका सबको समर्थन करना चाहिए। हम क्यों जो है सो और जो विपक्ष के नेता गरीब को डरा रहे हैं, गरीब को नहीं पता है कि उनके गांव में कितने फर्जी वाले लोग हैं और गांव में रहते नहीं हैं, उनका वोट गिर जाता है और जो लाभ गरीब को मिलना चाहिए वो लाभ उनके खाते में चला जाता है। ये बात सब गरीब को पता है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति में नहीं रहे विपक्ष के नेता। गरीब को भी मालूम है और हम लोग तो जा रहे हैं हर गांव में, देख रहे हैं कि भीड़ लगा हुआ, लोग अपना नाम उसमें शुद्ध करवा रहे हैं, नाम जुड़वा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है बीएलओ उसको मांगते हैं, देते हैं और काम चल रहा है। अब इतना 50% से तो ज़्यादा काम हो चुका है और समय से पहले हमको लगता है ये काम पूरा हो जाएगा। विपक्ष चाहे जितना भी भरमाने का कोशिश करे, जनता को सब पता है और ये चुनाव आयोग का अच्छा कदम है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। पर मंत्री जी ये बताइए कि ये जो आधार बन गए हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं ये लोग कि 100 वोटर में 121 वोटर, 123 वोटर अलग अलग ज़िले में बन गए? जिस जिला का नाम आप ले रहे हैं ना, वो पहले से सबको पता है कि वहाँ कुछ न कुछ बाहरी तत्व आते हैं और वहाँ जो है कह सकते हैं कि वो लोग जो है दूसरे देश का हो, दूसरे प्रदेश का हो, एक तरह से घुसपैठिए हैं और उसको तो हर हाल में चिन्हित करके हटाने की ज़रूरत है। और वो एक अभी भले ही लग रहा है साधारण चीज़, आने वाला समय में भी बहुत बड़ा ये हेडेक हो जाएगा और इसको समय रहते प्रशासन को भी, चुनाव आयोग को भी और पक्ष विपक्ष सभी को इसमें मिल करके इसका जो है विरोध करना चाहिए, नहीं कि समर्थन करना चाहिए। तो ये जो फर्जी वोटर्स बन गए हैं, आपको लगता है कि प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए था, चूक हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता जो है वो आ गए हैं और अब जो है वो स्क्रूटनी करने का समय आ गया है? ये बात सही है ना कि समय रहते अगर चेत जाते तो फिर ये ऐसा होता नहीं, लेकिन लोग काम चलता रहता है, लोग लेते रहते हैं उसका लाभ, नाम जुड़वाते रहते हैं। अब जाकर के ये संज्ञान में आया है तो ये सही समय पर आ गया है, समय रहते इस पर जो है सो कार्रवाई हो जाएगी, इस पर कार्रवाई हो जाएगी, निश्चित रूप से होगी। लोग भ्रम में ना रहें। नहीं रहेंगे, किसी भी भ्रम में नहीं रहेंगे, सबको सब पता है कि कौन लोग नाम जुड़वा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सबको। और ये 3-4 जिला तक ही सीमित नहीं है, जो 3-4 जिला का नाम ले रहे हैं आप, चाहे किशनगंज हो, अररिया, पूर्णिया हो, कटिहार हो, ये दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर सब जगह है। ये ऐसा नहीं है कि आप बेतिया चले जाइए, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी चले जाइए, सभी जगह इस तरह के वोटर हैं और सबको चिन्हित करके हटाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये वोटर यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आ गए? निश्चित रूप से आए हैं और जो यहाँ के हैं भी और यहाँ रहते नहीं हैं तो उनका वोट कैसे गिरता है, कैसे लोग डाल लेते हैं? कौन डालते हैं? जो यहाँ रहते हैं वो फर्जी करते हैं, इसका मतलब। तो उस पर तो अंकुश लगना चाहिए। वोटर में नाम रहेगा ही नहीं वोटर लिस्ट में तो कोई फर्जी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना।